लोगों के जहन से कोरोना वैक्सीन का डर भगाने के लिए दिल्ली में टीका लगवा चुके कुछ स्वास्थ्य कर्मी आगे आए। वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों की वजह से लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों ने बिल्कुल फिजूल बताया और लोगों से बिना घबराए वैक्सीन लगवाने की अपील की। दिल्ली के शास्त्री पार्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी भारत कुमार ने तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के पहले ही दिन टीका लगवाया था। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं सर, मन में किस बात का डर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे को हल्का हल्का फीवर था, पता भी नहीं लगा था सर। वैसे मैं ठीक है। मेरे अंजू कौशिक भी एक अस्पताल में काम करती हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले उनके मन में थोड़ा डर था, लेकिन अब जब टीका लगे एक हफ्ता होने को आया तो सारा डर गायब हो गया। मेरे को कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी है, इसलिए मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि सबको लगवाना चाहिए। इसके बाद न्यूज 18 की टीम दिलशाद गार्डन में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंची। वहां तो वैक्सीन लगवाने के बाद कई स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर खिंचाते दिखे। वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में लोगों के मन में तमाम शंकाएं थी, डर भी था, लेकिन अभी देखिए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पताल की डॉक्टर ने भी वैक्सीन पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। सेफ्टी में तो कोई इशू है ही नहीं। जितनी भी एफिकेसी मिल रही है वो हर्ड इम्यूनिटी और चेन ब्रेक करने के लिए काफी है। वैक्सीन लगवाने वाले कई दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों ने भी यही दावा किया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो पूरा दिन काम भी किया और आराम से घर भी चले गए। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। ऐसे में 50 साल से ऊपर के सभी सांसदों और विधायकों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मतलब यह कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। लोकसभा के 343 और राज्यसभा के 200 सांसदों को भी अगले चरण में टीका लगेगा, क्योंकि इनकी उम्र भी 50 साल से ज्यादा है। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल 95% मंत्रियों को दूसरे चरण में टीका लगाए जाने की उम्मीद है। इस वक्त वैक्सीन लगाने का पहला चरण चल रहा है, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। हालांकि दूसरे चरण की शुरुआत कब से होगी ये अभी साफ नहीं है। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में कोरोना की जो 2 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है। पिछले 6 दिन में लाखों डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सिरदर्द, चक्कर आने या बुखार होने की शिकायत मिली है। वो भी मामूली बात है, क्योंकि दुनिया में कोई वैक्सीन या दवा ऐसी नहीं है जिससे इक्का दुक्का लोगों को एलर्जी न हो। ये जानते हुए भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के मन में भी थोड़ा डर इसलिए पैदा हो गया था क्योंकि विपक्षी दलों ने इसमें भी राजनीति की गुंजाइश ढूंढ ली। वैक्सीन लगने से पहले ही अजीबोगरीब दलीलें दी जाने लगी, मानो वैक्सीन का ट्रायल ही उन्हीं पर हुआ हो। अब वे नेताओं ने बोलना शुरू किया तो अफवाहबाजों ने खुद को एक्सपर्ट समझकर बेसिर पैर का डर फैलाना शुरू कर दिया। हमको ऐसी अफवाहों से बचना होगा और उसका एक ही तरीका है कि हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, सिर्फ उसी को सच माने जो डॉक्टर और वैज्ञानिक बता रहे हैं। की खा चुके पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए नई साजिश रची। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब तक बॉर्डर पर लगी कंटीली तारों के नीचे से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती, लेकिन अब पाकिस्तान उनकी घुसपैठ के लिए सुरंगें बनवा रहा है। आतंकियों के लिए इन सुरंगों को बनाने का जिम्मा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास है और उन एजेंसियों के कई इंजीनियर भी इस काम में लगे हुए हैं। असल में पाकिस्तान चाहता है कि उसकी बनाई सुरंगें सैटेलाइट या किसी दूसरे उपकरण की पकड़ में ना आए, इसलिए उसने अपने विशेषज्ञों की टीम को आतंकियों के लिए सुरंगें बनाने का काम सौंप दिया। अवैध निर्माण और गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जारी कार्रवाई के तहत मेरठ में 2.5 लाख के एक इनामी बदमाश की इमारत गिरा दी गई। बदन सिंह नाम का यह बदमाश करीब 2 साल से फरार चल रहा है। जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसके बंगले को ढहा दिया गया। मशीन की मदद से कुछ ही घंटों में इस अवैध बंगले का नामो निशान मिट गया। जिस इमारत को तोड़ा गया उसके आसपास कई दूसरे मकान भी थे, इसलिए इस कार्रवाई में काफी सावधानी बरती गई। वहां कुछ नई दीवारें भी बना दी गई थीं, जिन्हें तोड़ने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस पूरे इलाके में ढोल पीटते हुए पहुंची। वहीं बंगले को ध्वस्त करने से पहले उसके अंदर रखी सभी चीजें निकाल ली गईं। कई मामलों में आरोपी बदन सिंह मार्च 2019 में पुलिस की हिरासत से भाग गया था। सौभाग्य की एक बात है कि देश के बड़े अपराधियों का पुराना हथकंडा रहा है।
वो पुलिस का दबाव बढ़ने पर लापता हो जाते हैं और मामला ठंडा होते ही फिर से जुर्म की दुकान चलाने लगते हैं। ऐसे अपराधी फरार रहते हुए भी अपने गिरोह के जरिए अपनी दहशत कायम रखते हैं। करीब 2 साल पहले पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ बदन सिंह भी यही हथकंडा आजमा रहा था। वो इंटरनेट, फोन और सोशल मीडिया के जरिए कुछ दिन पहले फिर से सक्रिय हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी नकेल कसनी शुरू की। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उसकी एक कोठी कुर्क कर ली थी। अब उसके एक और ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया जो उसकी भाभी के नाम पर था। बताया जा रहा है कि यह कोठी बदन सिंह की काली अवैध कमाई और अवैध तरीके से बनी थी। पुलिस अब मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी बेनामी संपत्तियों का पता लगाने में जुटी। अमेरिका की सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के 9 बड़े फैसले बदल दिए। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि कार्यकाल के पहले ही दिन जो बाइडेन ने ताबड़तोड़ 17 फैसले लिए, जिनके जरिए उन्होंने ट्रंप की कुछ नीतियों को पलट दिया। इनमें सबसे अहम फैसला WHO में बने रहने का है। पिछले साल ट्रंप ने WHO पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने और चीन के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हुए पेरिस समझौते से दोबारा जुड़ने का फैसला किया, जबकि 2017 में ट्रंप ने इससे निकलने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही ट्रंप के अहम चुनावी वादों में एक अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी बाइडेन ने रद्द कर दिया और उसके निर्माण की फंडिंग रोक दी। इसके अलावा कोरोना से अमेरिका को उबारने के लिए बाइडेन ने 100 डेज मास्किंग चैलेंज भी शुरू किया, जिसके तहत लोगों से 100 दिनों तक मास्क पहनने की अपील की गई। अमेरिका और चीन के बीच लगातार गहरा रहे तनाव के बीच जैसे ही वहां सत्ता बदली, चीन ने पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और पूर्व अमेरिकी रक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन समेत 28 अमेरिकी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने एक बयान जारी कर इन लोगों पर चीन के खिलाफ नफरत फैलाने और चीन अमेरिका संबंधों को खराब करने का आरोप लगाया। प्रतिबंध के तहत इन लोगों के चीन ही नहीं, हांगकांग में भी घुसने पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, इनसे जुड़ी कंपनियां या इनके परिवार के लोग चीन में कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे। माइक पॉम्पियो ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी चीन पर जमकर निशाना साधा था और उस पर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद जैसे ही जो बाइडेन ने सत्ता संभाली, बौखलाए चीन ने भड़ास निकालते हुए पॉम्पियो समेत 28 बड़े अमेरिकी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। वेब सीरीज तांडव की टीम के खिलाफ जांच करने मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम ने जांच तेज कर दी। यूपी पुलिस ने तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को नोटिस जारी कर उन्हें लखनऊ पहुंचने का भी आदेश दिया, जिसके लिए यूपी पुलिस के अधिकारी अली अब्बास जफर के घर पहुंचे। काफी देर तक पुलिस की हलचल अली अब्बास जफर के घर पर दिखी, लेकिन खुद अली अब्बास जफर घर पर नहीं मिले। पुलिस ने बिना देर किए उन्हें लखनऊ पहुंचने का नोटिस दे दिया। इनको नोटिस दिया हूँ लखनऊ आने के लिए। अब वो 1 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का इनके जो है कोर्ट ने आदेश दिया है, 3 हफ्ते का अंतरिम बेल दिया है, तो अपना आके अपना बयान अंकित कराएं। इससे पहले यूपी पुलिस की टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। यूपी पुलिस की ये टीम बुधवार को ही मुंबई पहुंच गई थी। तांडव मामले की जांच करने के लिए यूपी पुलिस की टीम इस वक्त मुंबई क्राइम पे पहुंची हुई है। जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यूपी पुलिस ने तेजी से केस से जुड़े लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। अब समय जितना समय रहेगा, जैसे पहले मैं जान के ऑफिस जाऊंगा, फिर उसके बाद और जगह जाऊंगा। सबसे पहले यूपी पुलिस के अफसर अमेजॉन प्राइम के दफ्तर पहुंचे और फिर तांडव के कलाकारों तक पहुंचना शुरू कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र हमारी पहचान से जुड़े हैं। संविधान ने भी इस पर मोहर लगाई है। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी या फिर क्रिएटिविटी के नाम पर हमारी पहचान, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून की नजर में भी अपराधी। एक बात और समझ से परे है कि जब कोई फिल्म या वेब सीरीज काल्पनिक घटनाओं पर बनाई जाती है तो उसमें असली शहर, असली जाति, असली देवी देवताओं का जिक्र करना कौन सा रचनात्मक प्रयोग है? फिल्म या वेब सीरीज बनाने वाले ये कहकर नहीं बच सकते कि उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि ये काल्पनिक कहानी। देश में बहुत से लोग हैं जो इसका मतलब नहीं समझते। वो फिल्मों की काल्पनिक कहानी में भी असली शहर का नाम देखते हैं तो उसी को सच मान लेते हैं। वेब सीरीज और फिल्मों से भावनाओं को चोट पहुंचने की वजह यही है। पटना में नौकरी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये सभी लोग बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटे, जिन्हें थोड़ी ही देर में पुलिस ने वहां से खदेड़ने के लिए लाठियां चला दी। लाठीचार्ज होते ही वहां भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में कुछ लोग सड़क पर गिर पड़े। बताया गया कि हंगामा कर रहे सभी लोगों की 2018 में अलग अलग पदों पर नियुक्ति हो गई थी,
लेकिन उस वक्त उन्हें नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी गई। 3 साल बाद भी जब उन्हें नहीं बुलाया गया तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने बिना किसी सख्ती के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ ने हंगामा तेज कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने 3 साल पहले नौकरी मिलने के बावजूद बेरोजगार रहने के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सौभाग्य की बात यह कि देश में ज्यादातर समस्याएं हम लोगों की समझ में कमी की वजह से ही पैदा होती हैं। रेलवे के 150 साल से भी ज्यादा लंबे इतिहास के बाद भी हम अभी तक कंफर्म्ड और वेटिंग लिस्ट तक का फर्क भी ठीक से नहीं समझ पाए। कंफर्म्ड और वेटिंग लिस्ट सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं होती, नौकरी और स्कूल कॉलेज में दाखिले के लिए भी वेटिंग लिस्ट होती है। इससे हम सबका कभी ना कभी पाला जरूर पड़ा होगा, फिर भी हमको समझ में ना आए तो इसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार होगी। पटना में नौकरी के लिए हंगामा करने वालों को पहले ही बता दिया गया था कि वो परीक्षा में पास तो हुए हैं, लेकिन उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट का मतलब यही होता है कि अगर कंफर्म्ड वालों ने मना किया तो खाली सीट पर मेरिट के हिसाब से नौकरी दे दी जाएगी। अगर इस बारे में कोई गलतफहमी थी तो उसे अधिकारियों से मिलकर बातचीत से भी दूर किया जा सकता था। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों में अचानक बहस शुरू हो गई। घटना उस वक्त हुई जब आरजेडी के विधायकों और विधानसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन घर के बाहर जमा भीड़ को काबू करने के मसले पर सुरक्षा कर्मी उलझ पड़े। पुलिस का एक अधिकारी भी मौके पर पहुंचा, लेकिन बहस नहीं रुकी। चुप रहेंगे, चुप क्यों रहेंगे? बोलेंगे ज्यादा। एक महिला सुरक्षा कर्मी को पुलिस अफसर ने धमकाया तो एक और पुलिस कर्मी ने आकर मोर्चा संभाल लिया। आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे हैं। उसको कहा हम बोले, सुनिए पहले आप पहले चमड़ी फाड़ दो, सबको झूठे मत कराइए। बहस काफी देर तक चलती रही और लोग पुलिस वालों को आपस में ही उलझते हुए देखते रहे। जब पुलिस अधिकारी बाहर निकले तो भी कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। झड़प नहीं हुआ। अरे नहीं कुछ हुआ, सर हुई 10 मामला इसलिए बड़ा था क्योंकि ये बहस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की बैठक के दौरान हुई। आरजेडी ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, मतलब इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। सरकारी आवास है, इंपॉर्टेंट बैठक चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। आरजेडी ने यह बैठक चुनाव में हार की वजहों पर चर्चा के लिए बुलाई थी। सौभाग्य की बात यह कि पुलिस वालों की सबसे बुरी आदत यही है कि वो अपने इलाके में दूसरे पुलिस वालों के दखल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पुलिस वालों का आपस में विवाद सिर्फ सीमा क्षेत्र को लेकर ही होता है और पूरे देश में होता है। पटना में भी वही हुआ। राबड़ी देवी के आवास की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों को इलाके के थानेदार का टोकना बुरा लग गया। थानेदार को सुरक्षा कर्मियों का रवैया बुरा लगा, क्योंकि राबड़ी देवी का आवास तो उन्हीं के थाने में आता है। इस चक्कर में दोनों भूल गए कि उनका काम आपस में लड़ना नहीं, बल्कि तालमेल बिठाकर आवास और पूरे इलाके की सुरक्षा करना है। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 8 राज्यों के किसान संगठनों ने अपनी राय रखी। न्यूज़ 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कई किसान संगठन इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कुछ संगठनों ने इन कानूनों के पक्ष में तो कुछ ने विरोध में अपनी बात रखी। ज्यादातर किसान संगठन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक का हिस्सा बने। कमेटी ने उन सभी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। दिल्ली के कालकाजी इलाके से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गहनों की एक दुकान में चोर ने पीपीई किट पहनकर करोड़ों की चोरी कर ली। हालांकि पुलिस ने 13 करोड़ की कीमत के 25 किलो सोने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस वारदात की जो तस्वीरें कैद हुई उनमें ये चोर तसल्ली से सेंधमारी करता नजर आया। उसने नीचे की मंजिल पर आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। चोरी का सामान भरने के लिए वो अपने साथ 2 बैग भी लाया था। एक बैग को वो अपनी पीठ पर लादे दिखा तो दूसरा बैग उसने पेट की तरफ लटका रखा। लेकिन वीडियो में उसके हुलिये की पहचान इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को पीपीई किट से ढका हुआ था। बाद में उसने पूरी दुकान में घूम घूम कर गहने उठाए और उन्हें दोनों बस्तों में भर लिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। सौभाग्य की बात यह कि पूरी दुनिया में पुलिस वालों को ट्रेनिंग के दौरान यह सबक जरूर सिखाया जाता है कि अपराधी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो अपने गुनाह का कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ता है। इसे फोरेंसिक साइंस की भाषा में लॉकर्स प्रिंसिपल कहा जाता है। दिल्ली में गहनों के शोरूम में घुसे चोरों ने अपने हिसाब से तो फूल प्रूफ प्लान बनाया था। सीसीटीवी को गच्चा देने के लिए पीपीई किट पहन रखी थी। चौकीदारों को चकमा देने के लिए वो छत के रास्ते शोरूम में घुसे। किसी को उनका चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन चोरों के सुराग पुलिस को उसी शोरूम से ही मिल गए।
चोरी किए गए सोने और जेवरों के साथ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ये बाकी अपराधियों के लिए भी चेतावनी है कि वो चाहे जितने शातिर हों, लेकिन कानून के लंबे हाथ से बच नहीं सकते। देश की पुलिस के लिए ये सबक भी है कि अगर जांच करते समय पुलिस वाले अपनी आंखें और कान खुले रखें तो जुर्म के सबूत और मुजरिमों के सुराग जरूर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिला अस्पताल परिसर में दो सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। जिला अस्पताल के कैंपस में उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर लाठी से वार करने लगा, लेकिन इससे लड़ाई खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। सांडों की लड़ाई की वजह से वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें भी गिर गईं। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी लाठी लेकर खड़ा रहा, लेकिन उन्हें बुरी तरह लड़ता देख वो उन पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाद में एक दूसरा आदमी उन पर लाठी लेकर टूट पड़ा, लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हालांकि थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य की बात है कि शहरों में सांड और बछड़े किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं। ये जंगली जानवर भी नहीं है और हम कहते हैं कि जंगल से आ गए। इनको तो हमने ही खुला छोड़ा हुआ है। हम इतने स्वार्थी हैं कि दूध के लिए गाय पालते हैं, बछिया भी पाल लेते हैं क्योंकि वो बड़ी होकर गाय बनेगी तो उसका दूध बेचकर हम अपनी जेब भरेंगे। बछड़ों को हम बोझ समझकर खुला छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे तो हमको आमदनी होने से रही। वही बछड़े बड़े होकर सांड बनते हैं और हमारे ही जी का जंजाल भी बन जाते हैं। हैरानी है कि पूरे देश में हम आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान का दुखड़ा तो रोते हैं, लेकिन इसमें अपनी कोई जिम्मेदारी मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते। अजीब है, सड़क पर आवारा सांड छोड़े हम और उन्हें पकड़कर गौशाला पहुंचाए प्रशासन। ये काम हम खुद क्यों नहीं करते? जो लोग गाय पालते हैं तो बछड़ों को पालने या गौशाला भेजने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को उठानी होगी, वरना आवारा पशुओं का उत्पात हम ऐसे ही देखते रहेंगे और झेलते रहेंगे। बिहार के मधेपुरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने न केवल पुलिस पर पथराव किया बल्कि थाने में भी तोड़फोड़ कर दी। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक आदमी की मोटरसाइकिल रोक दी, जिसके बाद वो पुलिस पर भड़क गया और उसने आसपास के कई लोगों को वहां बुला लिया और उन लोगों ने बिना कुछ समझे पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ लोग आसपास के मकानों की छतों पर चढ़ गए और वहां से पुलिस पर पत्थर चलाने लगे। पुलिस वाले उनके हमलों से बचते हुए इस हंगामे को शांत कराने में जुटे रहे। थोड़ी ही देर में उन्होंने पूरे इलाके को घेर कर उन लोगों को खदेड़ दिया। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद हम लोग को पता चला कि हमारे 5 पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। इससे पहले उन लोगों ने पुलिस थाने को भी निशाना बनाया। इस दौरान खूब पत्थरबाजी हुई, जिससे थाने में मौजूद कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को बदमाशों से सुरक्षा भी चाहिए और पुलिस को हम उसका काम भी नहीं करने देंगे। हमको ये मोटी सी बात भी समझ में नहीं आती कि कोई अपराधी गले में पट्टा लगाकर नहीं घूमता। अपराधियों को पकड़ने और उनके मन में कानून का डर पैदा करने के लिए जरूरी है कि पुलिस वाले लगातार ऐसी जांच करते रहें। दरअसल हमारी तो आदत बन गई है कि गाड़ी चलाएंगे लेकिन उसके कागज दुरुस्त नहीं रखेंगे। हम अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जितना बवाल करना पड़े। अपनी इस सनक को बढ़ाने के लिए अब हमें कुछ लोगों ने एक और खतरनाक खेल शुरू कर दिया। हम किसी भी बात को अपनी जाति, धर्म, गांव, समाज की इज्जत से जोड़कर गिरोह बनाने लगे हैं। हमारे बीच अक्ल के अंधों की कमी तो है ही नहीं। वो किसी के उकसाने पर कहीं भी हंगामा करने धमक जाते हैं। ऐसे लोगों के होश ठिकाने लगाए बिना कानून का राज नहीं कायम होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सट्टा खेलने पर हुए विवाद में 2 गुट आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक गुट के लोग खाली पड़े एक प्लॉट पर सट्टा खेल रहे थे, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब वो नहीं माने तो दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर सड़क पर बेखौफ घूमते दिखे। इसके बाद वो अचानक सड़क किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान वहां का माहौल काफी गर्मा गया। तनाव बढ़ता देख पुलिस भी वहां पहुंच गई और हंगामे को शांत करवाने में जुट गई। आरोप है कि दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थकों ने की। 2 समुदाय के कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई। तत्काल कई थानों की फोर्स को मौके पर रवाना किया गया। तोड़फोड़ और मारपीट की इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया।
सौ बात की एक बात है कि अपराधी का कोई धर्म, मजहब, जाति या ईमान नहीं होता। वो सिर्फ अपराधी होता है, चाहे वो अपराध जुआ और सट्टेबाजी का हो या किसी भी किस्म का। ये हमारा पागलपन ही है कि हम अपराधियों में भी अपनी जाति, अपना धर्म देखने लगते हैं। उसी का फायदा अपराधी उठाते हैं और पल भर के हमारे पागलपन का खमियाजा पूरे इलाके को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। मेरठ वैसे भी धर्म के नाम पर साजिशों की आग में कई बार झुलस चुका है। उससे भी कुछ लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। गनीमत ये रही कि इलाके के बीजेपी विधायक संगीत सोम ने हालात बिगड़ने से बचा लिए, वरना दोनों गुटों ने वहां कर्फ्यू लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम के तहत जबलपुर प्रशासन ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और जिन अपराधियों ने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया, उनके अवैध ठिकानों को गिरा दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई एक इमारत तो इतनी मजबूत थी कि उसे गिराने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें लगवानी पड़ी। हालांकि वो इमारत पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बनने से पहले ही उस पर सरकारी हथौड़ा चल गया। इसी तरह बाकी अपराधियों के अवैध कब्जों को भी प्रशासन ने निशाने पर लिया। प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को छुड़वाने की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आगे और भी जो है माफिया कार्रवाई एसपी महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जारी। बताया गया कि जिन अपराधियों की इमारतें तोड़ी गई वो अवैध शराब, ड्रग्स और मिलावट के धंधे से जुड़े हैं। सौ बात की एक बात यह कि कानून की तरफ से जब हमारा ध्यान हट जाता है तो हथौड़ा चलाना ही पड़ता है। डर पैदा किए बिना हम किसी की सुनते ही नहीं। भगवान राम के हवाले से तुलसीदास ने भी लिखा था कि भय बिन होए न प्रीत। देश में गुंडे, बदमाशों और भूमाफिया ने मान लिया था कि उनकी अंधेर गर्दी ही कानून है। मध्य प्रदेश में तो पानी सिर के ऊपर चला गया। तभी तो वहां सरकार को भी माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करना पड़ा। अभी जबलपुर में जो निर्माणाधीन मकान तोड़ा गया वो एक कबाड़ी का है, जो रेलवे का कबाड़ चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। 3 महीने पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कबाड़ी कथित तौर पर एडीजी रैंक के एक पुलिस अफसर को अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए धमका रहा था। वो ऑडियो भी इसी कबाड़ी का बताया गया था, जिसकी दबंगई का ऊंट अब कानून के पहाड़ के नीचे आ गया है।